Hello everyone, I am Ritu Sharma. Welcome to my channel Classes with Ritu. यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शंस 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये क्या है कि एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी, जो वो 12 भागों में विभाजित की गई थी और उसके कुछ भागों में चेंजेस किए गए थे। और जो चेंजेस किए गए थे उसके बाद एक नया नाम दिया गया था और वो नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसको रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का रिवाइज्ड है, यानी कि संशोधन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज आल्सो नो एज एनपीई 1992। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ मॉडिफाइड पॉलिसी ऑफ 1986। क्या है कि जो नेशनल पॉलिसी जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 का मॉडिफाई करती है ये 1986 वाली, यानी कि इसको हम एक मॉडिफाई पॉलिसी बोल सकते हैं कि जो एनपीई 1986 में आई थी उसका मॉडिफाई, उसका इवोल्यूशन या रिवाइज्ड जो हुआ वो 1992 में हुआ। ठीक है, तो ए कमेटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति इन मई 1990। कि उस टाइम पे जो चेयरमैनशिप थी वो आचार्य राममूर्ति जी के पास थी मई 1990 में। द एम ऑफ दिस कमेटी इज टू रिव्यू एनपीई एंड टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर इट्स मॉडिफिकेशंस। कि जो मेन एम था ना इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन का, वो क्या था कि जो 1986 में नई राष्ट्रीय नीति आई थी उसकी रिकमेंडेशंस को मॉडिफाई किया जाए, कि इस पॉलिसी में डाला जाए उसको, कि जो जो चेंजेस हुए हैं वो इसी में डाले जाएं। आगे है कि इन जुलाई 1991 कमेटी कंसीडर्स द रिपोर्ट ऑफ रामामूर्ति कमेटी। रामामूर्ति कमेटी ने अपनी सारी रिपोर्ट्स जुलाई 1991 में तैयार कर ली थी और सबमिट कर दी थी ए न्यू रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन रेड्डी, और एन रेड्डी को सबमिट कर दी थी ये चेयरमैनशिप। दिस रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1992 विच इज़ नो एज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। कि जो ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1992 में, इसी को ये नाम दिया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शंस हैं कि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसकी रिकमेंडेशंस पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं, कि उसमें क्या क्या चेंज हुए, कि इस पॉलिसी में जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, और ये सिर्फ चेंज हुए हैं या बस कागजों तक ही सीमित रह गए हैं, ये भी देखना होता है। तभी ये प्रोग्राम ऑफ एक्शंस आया था। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशंस ब्लैक बोर्ड्स। एलिमेंट्री एजुकेशन में ये कहा गया कि जो एजुकेशन सेंटर हैं वो उन असहाय बच्चों के लिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए खोले जाएंगे जो असहाय हैं, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, स्पेशली लड़कियों यानी कि गर्ल्स और हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। कि बहुत कि एनपीई में ये था कि हाँ हैंडीकैप्ड बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये चीज़ें मान्य नहीं गई थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने
गर्ल्स और हैंडीकैप्ड के लिए अलग से स्कूल्स खोले गए जिसमें इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसमें आए थे कि 2 लार्ज रूम दैट आर यूजफुल इन ऑल वेदर, कि सभी मौसम्स के लिए, कि स्कूल में हर स्कूल में 2 कमरे ऐसे होने चाहिए, 2 रूम ऐसे बड़े होने चाहिए जो हर मौसम के लिए अवेलेबल हो, हर मौसम के लिए यूजफुल हो, कि गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम के लिए। नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल, कि कुछ एक मतलब ज़रूरतमंद खिलौने और गेम्स मटेरियल भी होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड्स जरूर होना चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि उसी के थ्रू टीचर्स अपना ओपिनियन स्टूडेंट्स को बहुत ही ईजिली समझा सकता है। मैप्स और चार्ट्स भी होने चाहिए ताकि बच्चों को बहुत जल्दी सिखाया जा सके, उनको मतलब कम्युनिकेट अच्छे से किया जा सके। आगे है कम्युनिटीज कंट्रीब्यूशंस, यानी कि समुदाय का योगदान। समुदाय का योगदान क्या है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, इसमें स्कूल भी होते हैं बहुत से, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे होते हैं। जैसे बहुत सी एनजीओ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती है मंथली या फिर एनुअल बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है, वो क्योंकि एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसी संस्थाओं में गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प करती है। For the establishment and supervision of non-formal education centers, the communities will have to provide financial and other related contribution. Non-formal education को भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो एक अनौपचारिक तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन जो ये पॉलिसी थी एनपीई, इसका मेन मोटिव यही था कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेटेड बनाया जाए लोगों को। इसलिए गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि एनजीओ, मदरसे, इनको भी फाइनेंशियल हेल्प करती थी ताकि जितना भी हो सके लोगों को पढ़ा लिखा बनाया जाए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन इंस्ट्रक्टर्स, कि महिला प्रशिक्षकों को नियुक्ति। The parents of girls student desire that should receive education only from female teachers, and that is why women instructors were appointed at different education center। कि ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, यानी कि स्पेशली गर्ल्स पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि वो अपनी बेटियों को शिक्षा तो दें, लेकिन वो महिला प्रशिक्षकों के द्वारा ही शिक्षा देना चाहते हैं। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्र में महिला प्रशिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, यानी कि महिला टीचर्स हो। मीन्स के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी डॉटर एजुकेशन तो लें, लेकिन ओनली गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स कॉलेज में। जैसे आज भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सेफ हों। इसलिए गवर्नमेंट ने अलग से गर्ल्स स्कूल बनाए हैं, गर्ल्स कॉलेज बनाए हैं, ताकि गर्ल्स पीछे न रहें, वो भी पढ़ें। ठीक है, इसलिए तो इसका एक ही सॉल्यूशन था कि गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज बनाए जाए, और साथ में ही वुमेन इंस्ट्रक्टर्स भी, यानी कि वुमेन टीचर्स भी हों। ठीक है, तो आगे है इंस्टीट्यूशंस फॉर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस आए थे वो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सके। वो कौन कौन से आए थे? DIET यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड NTEPA शुड शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं।
ठीक है। आगे है प्रोविज़न फॉर वेरियस कोर्सेज, वह यानी कि विभिन्न प्रकार के कोर्सों की व्यवस्था की जाए। मीन्स कि कुछ न कुछ शिक्षा ऐसी दी जाए जो एक ही क्षेत्र में न होकर अलग अलग क्षेत्रों में हो, यानी कि वेरियस कोर्स हो, कुछ टेक्निकल सिखाया जाए, कुछ प्रोफेशनल से रिलेटेड हो, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट से भी जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनके लिए भी कुछ टेक्निकल कोर्स को लाया जाए। ठीक है। फॉलो अप प्रोग्राम्स, फॉलो अप प्रोग्राम्स, फॉलो अप का मीन्स होता है कि जो पॉलिसी आई है उसको फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं, या फिर वो कागजों तक ही सीमित रह गई। तो इसका ये होता है कि जो जितनी भी इसमें कहा गया कि जो कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड for the children in the age group of 9 to 40 years. After literacy, they will be motivated to study future under the follow-up education program. कि जो कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम है वो 9 से 14 एज ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए किया गया, कि वो एजुकेशन के उपरांत ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि जो पढ़ना चाहते हैं उनको फॉलो अप एजुकेशन यानी कि वो फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। इसमें ये देखा गया कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है वो फॉलो हो रही है या नहीं। आगे है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि एक जो बच्चा है वो डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाता, उसको स्कूल हैबिचुअल बनाना जरूरी होता है। वो किसके थ्रू बना सकते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू। आजकल तो इसका कोर्स भी होता है। ये स्पेशली नर्सरी और केजी यूकेजी टीचर्स के लिए होता है कि वो बच्चे को, क्योंकि चाइल्डहुड केयर वो नर्सरी केजी वाले ही करते हैं, इसलिए इसका नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किया गया कि खेल खेल में बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि उसकी कच्ची नींव को पक्का कैसे किया जाए। वो एक वो टीचर्स ही करते हैं कि जैसे आजकल जो प्ले स्कूल खोले गए हैं तो वो इसलिए ही खोले गए हैं कि ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, वो खेल खेल में ही अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपनी सारी चीज़ें सीख जाएं। इसलिए ये ECCE को लाया गया और इसको बढ़ावा भी दिया गया। आगे है इनकोर्समेंट टू वॉल्यूंटरी एजेंसी, यानी कि स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन, कि जो संस्थाएं स्वयं सेवी थी कि अपना काम खुद कर रही थी और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, उनकी हेल्प करना। क्या था कि वॉलंटरी एजेंसी यानी कि जो शिक्षा को प्रमोट करना चाहती है उनको काम दो। गवर्नमेंट ने ये कहा कि उनको और भी काम दो, उनको प्रमोट करो ताकि वो आगे से क्योंकि वो कि और भी वो शिक्षा को इंक्रीज करे। उसमें चाहे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है, उसको भी अगर शिक्षा को प्रमोट कर रही है तो उसकी भी फाइनेंशियल हेल्प की जाए ताकि एजुकेशन है वो एक बड़े लेवल तक पहुंच सके कल को, कि सारे के सारे बच्चे, एक कंट्री के सारे बच्चे वो एजुकेटेड हो, वो एजुकेशन प्रोवाइड आसानी से कर सके। ठीक है। तो ये था ये वॉलंटरी एजेंसीज की फाइनेंशियल हेल्प करना ताकि सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। सो आज का टॉपिक यहीं तक था। आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। एंड मेरे चैनल क्लासेस विद रितु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।